Hello everyone, this is CA Prajakta Mondhe. As you all know, from today we are starting our 5-day revision session in which we are going to cover some specific topics of direct taxation of our CA final syllabus which are relevant for the upcoming examinations. So as per your latest examination papers and the questions that have been asked in the papers last attempts, we have selected some specific topics which we will be discussing in proper manner along with notes, flow charts, so that आप लोग उस चीज को समझ भी सकें, कंसेप्ट्स भी समझ सकें और आपके पास नोट्स भी रेडी होते जाए साथ के साथ। अलग से बैठ के आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट्स में कहीं पर भी कोई भी डाउट्स रहते हैं आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में या आज के लेक्चर में कभी भी, तो वी कैन डिस्कस फ्रीली, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। प्लस अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहां आपको कहीं पे किसी भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है, से फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन रिलेटेड या फिर आप कोई इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही है या कहीं पर भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं, देयर इज नो इशू, वी कैन डिस्कस। सो ऑलरेडी आप लोगों को इस पूरे सेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी थी। सो अगर आप लोगों को पता ही होगा, बट इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, so the link is in the description box, you can view them. So as per the schedule we'll proceed, and जो हमारा पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं आज, the first topic that we are going to take is charitable trusts and religious institutions. इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। So basically what the point I want to say in this particular topic in start is this particular chapter has some specific issues which we need to consider specifically for examination point of view. तो हमें कुछ specific points के ऊपर ज़्यादा focus करना रहेगा। Notes मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके easy से easy तरीके से present करूँगी, और आपके जो थ्योरी आंसर्स रहेंगे वो किस तरीके से लिखना है वो भी आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत गाइड करती रहूँगी, बिकॉज इन चैप्टर्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको थ्योरी भी पूछी जा सकती है। आप आपके हिसाब से पढ़ें, समझें, रिवाइज करें, और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वी कैन डिस्कस, नो इश्यूज। लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट। बेसिकली जब हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं या ट्रस्ट की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में उन्हें काफी सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। तो मंदिर वगैरह हो गए, स्कूल्स हो गए, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो रिलीजियस हो सकते हैं, चैरिटेबल हो सकते हैं, कि आप कुछ से फॉर एग्जाम्पल गरीब लोगों की मदद करने के लिए आपने कोई संस्था खोली है। सो बेसिकली ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज चैरिटेबल, या मंदिर वगैरह हो सकते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इन जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो लोग सोसाइटी या सोशल वेलफेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट उन्हें काफी सारे इंसेंटिव्स देते हैं या क्या आप कह सकते हो एग्जेम्पशंस या बेनिफिट्स देती है। So in this particular topic we will be discussing that what are the exemptions given to the trust institutions, what are the conditions to be fulfilled by the trust institutions so that they can avail those exemptions. एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, इसीलिए नोट्स हम उसी सीक्वेंस में रखेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। एंड लास्टली वी विल बी डिस्कसिंग कि एग्जिट के वक्त क्या होता है, मतलब जब कोई ट्रस्ट बंद हो रही है अगर, तो क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे और कैसे उस केस में क्या कोई टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और अगर हाँ तो कैसे। सो वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द ट्रस्ट, what income is taxable, what income is not taxable, and what happens when the trust is dissolved or closed or anything which you can say. So this will be our study pattern. First, let us understand कि कहाँ पर ट्रस्ट के exemptions के बारे में बताया गया है। तो the exemption of trusts has been discussed in two specific points or two different portions in income tax. फर्स्ट इज सेक्शन 1023C। 1023C में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करी गई हैं, और सेकंड कैटेगरी है सेक्शन 11 से लेके 13 तक की, जिसमें हर सेक्शन में कुछ अलग स्पेसिफिक बातें हमें बताई गई हैं। 11, 12, 13 तीनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट सेक्शन 1023C। 1023C में अपने अपने अलग अलग सब क्लॉजेस हैं, जिसमें
हर एक सब क्लॉज में एक अलग तरीके की इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी गई है और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए वहां पर अलग अलग के ऊपर एप्लीकेबिलिटीज रहेंगी। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन। मतलब आप एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर भी सकते हो कि नहीं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एग्जामिनेशन दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है और स्टार्टिंग में यही चेक नहीं करते कि ये पर्टिकुलर ट्रस्ट एलिजिबल थी कि नहीं थी। तो इसीलिए हमें शुरुआत से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब क्लॉजेस की 1023C के कि किस किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशंस अलाउड है। सबसे पहला जो आपको इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, अच्छा ये सारे क्लॉजेस सब क्लॉजेस हैं हमारे 3AB, AC, AD, AE, 4, 5, 6 और 6A, ठीक है। अब हर एक सब क्लॉज में किस में क्या बोला गया है वो हम एक एक करके समझते जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका सब क्लॉज है उसमें क्या कहा गया है, एनी यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन अगेन जो कि सोलली एजुकेशन देने के लिए बनाया गया है, प्रॉफिट पर्पसेस के लिए नहीं बनाया गया है, या फिर आपका कोई हॉस्पिटल या एनी इंस्टीट्यूशन जो कि किसी बीमारी या किसी एलिमेंट के लिए मतलब बेसिकली बनाया गया है, किसी पर्टिकुलर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए या ऐसे किसी रीजन से कोई बनाया गया है। सो इन दोनों ही केसेस में अगर ये दोनों इंस्टीट्यूट्स सब्सटैंशियली गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस है तो आप एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल रहोगे। तो मैंने इनको क्लबिंग करी है, बेसिकली एक साथ ले लिया है जो सारे एक कैटेगरी के एग्जेम्पशंस हैं। तो फर्स्ट एग्जेम्पशन किसे कहा उन्होंने, यूनिवर्सिटीज या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है। सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। पर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है जो कि सब्सटैंशियली गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड है तो वो एलिजिबल रहेगी एग्जेम्पशन के लिए। सिमिलरली अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई और ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मेडिकल और इन सब चीजों के बारे में या डिसीजेस के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में काम कर रहा है, उस एरिया में काम कर रहा है, तो अगेन इट इज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, इट विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इन्हीं से रिलेटेड एक और बात बोली है उन्होंने, ऐसी यूनिवर्सिटीज और ऐसे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पर कवर नहीं हुए, मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड नहीं है। सो कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी या कोई भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। कब? अगर आपकी रिसिप्ट्स 1 करोड़ से कम या बराबर है, मतलब इफ द रिसिप्ट्स, इफ द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ दैट ईयर डज नॉट एक्सीड 1 CR, तो आप क्लेम कर सकते हो, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। एंड सिमिलरली हॉस्पिटल्स और एनी अदर सच इंस्टीट्यूशन व्हिच इज डीलिंग विद द मेडिकल ट्रीटमेंट और एलिमेंट, सेम डेफिनेशन है जो यहाँ पर हमने बात करी, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर आपकी रिसिप्ट्स 1 करोड़ से कम या उसके बराबर है। तो सबसे पहले तो हमने बात करी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि आपके सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, और दूसरा उन्होंने बोला है कि जो भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है या यूनिवर्सिटी हो सकती है या हॉस्पिटल हो सकता है, ऐसे केसेस में अगर उनकी रिसिप्ट्स जो भी उनका एनुअल रिसिप्ट्स हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, डू नॉट एक्सीड 1 CR, मतलब 1 करोड़ है या उससे कम है, तो उन्हें भी एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। तो इससे हमें ये समझ में आया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स पे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, अगर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी 1 करोड़ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट होता क्या है। तो एनी इंस्टीट्यूशन विल बी सेड टू बी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट अगर उसका गवर्नमेंट ग्रांट एक्सीड्स 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स of such university or such educational institution। तो अगर 50% से ज्यादा की गवर्नमेंट ग्रांट आपको कहां से मिल रही है, आपको गवर्नमेंट से मिल रही है, मतलब आपको 50% से ज्यादा की ग्रांट जो है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, तो आप सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट माने जाओगे। और 50% किस चीज का, एक्सीड्स 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर ये अमाउंट टोटल रिसिप्ट्स के 50% से ज्यादा का है, द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एक्सीड्स 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग योर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। तो इतनी चीज हमने समझी।
आगे अभी मैं क्यों स्पेसिफिकली इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आपको इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब क्लॉज के कारण इसको एग्जेम्पशन मिल पा रही है, और अगर उसमें कोई एडिशनल कंडीशंस हैं तो क्या वो फुलफिल हो रही है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला कि 1 करोड़ से कम का है तो ही मिलेगा, अगर यहाँ पर टर्नओवर ज्यादा रहेगा तो इन क्लॉजेस में, इन सब क्लॉजेस में आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हो। आगे आ जाते हैं। एनी अदर फंड या इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, कोई भी दूसरा फंड, कोई भी दूसरा ट्रस्ट वगैरह जो भी आप बनाते हो। एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक रिलीजियस और पब्लिक रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल बेसिकली फंक्शंस, चैरिटेबल या रिलीजियस पब्लिक के लिए अगर आपने कोई और इंस्टीट्यूशन, कोई और संस्था बनाई है वो यहाँ आ जाएगी। दीज टू आर जनरल पॉइंट्स। एनी अदर यूनिवर्सिटी और एजुकेशन और एनी अदर हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। सो बेसिकली अगर कोई यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, तो फिर उसको भी अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो कहाँ पे जा सकता है, वो 6 और 6A सब क्लॉजेस में जा सकता है। सो द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि पहले उन्होंने बोला कि अगर सरकारी और हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल है, मैं एक जनरल लैंग्वेज में ले रही हूँ, स्कूल नहीं स्पेसिफिकली बोला गया है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस तरीके से बोला गया है, तो सरकारी है मतलब सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है तो डन, नहीं है और 1 करोड़ के अंदर है तो डन। 1 करोड़ से ज्यादा भी हो गए अगर हम, यहाँ सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट भी नहीं है, मतलब ना हम 1 में आ रहे हैं ना हम 2 में आ रहे हैं, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, तो ना हम 1 में आ रहे हैं ना हम 2 में आ रहे हैं, तो फिर हम 3 के बेस पर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो लास्ट उन्होंने बोला कि कोई भी फंड, कोई भी ट्रस्ट जो कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनी थी, या कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ आगे के 2 पॉइंट्स में नहीं आ रही है, इन लोगों के लिए उन्होंने एक जनरल पॉइंट रख दिया कि हाँ ये लोग भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इज CIT एग्जेम्पशंस, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस। तो आपके जो वो पर्टिकुलर कमिश्नर रहेंगे उन्हें अथॉरिटी दी जाएगी कि आप चेक करो, जो भी आपको एप्लीकेशन देनी है वो आपको इन्हें देनी है, वो देखेंगे कि आप एक्चुअली क्या काम कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो और आप बेनिफिट क्लेम करने के लिए झूठा कुछ काम कर रहे हो। सो दीज थिंग दे विल चेक, the CIT exemptions will take a scrutiny and then it will decide whether it has to give the registration or not, reject करनी है एप्लीकेशन या एक्सेप्ट करनी है। अब आपकी तरफ से एप्लीकेशन देने का समय क्या रहेगा, तो जिस पर्टिकुलर ईयर में आप ये पर्टिकुलर एग्जेम्पशन क्लेम करना चाह रहे हो, ये बेनिफिट क्लेम करना चाह रहे हो, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से अप्रूवल लेने का समय रहेगा ऑन और बिफोर 30th of September ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर का जो 30 सितंबर होगा उसको या उससे पहले आपको क्या कर लेना है, अप्लाई कर देना है कि सर आई वांट टू अप्लाई फॉर सेक्शन 1023 से फॉर एग्जांपल 5 1023C फॉर एग्जांपल 5 कि हम ये पर्टिकुलर कंडीशंस फुलफिल करते हैं, हम एक रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें बेनिफिट दें। इस पर्टिकुलर बात पर ये जो आपने अप्लाई किया है, आपने मांग करी है आई वांट टू बी एलिजिबल टू एग्जेम्पशन, अब इसका जवाब डिपार्टमेंट या तो हाँ में दे सकता है या ना में। अगर उन्हें लगता है कि नहीं जेन्युइन नहीं है, प्रॉफिट पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है, जो भी रीजन हो सकता है, इट कैन बी एनी अदर रीजन, इट कैन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन और इट कैन एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम पीरियड विल बी 12 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। तो सपोज मैं अगर इनमें से किसी भी क्लॉज में बेनिफिट लेना भी चाहती हूँ तो मुझे कब तक करना है, पहले तो 30 सितंबर के अंदर अंदर, और उसके बाद मेरी एप्लीकेशन जिस महीने गई है उस महीने के अंत से 12 महीने और इसके अंदर अंदर उन्हें बताना रहेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। So this is the time period, time limit for passing the accept order or the reject order for the exemption. So note down कर लीजिए, then we'll move on to the next point, that is what are the conditions। ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए, कौन कौन नहीं है। अब वंस यू आर एलिजिबल उसके बाद भी आपको कुछ कंडीशंस तो फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो वो हम आगे देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर क्लेमिंग दीस एग्जेम्पशंस। आप ये एग्जेम्पशन क्लेम कैसे कर सकते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। Now let us discuss the additional conditions which are to be fulfilled. So there are some specific points which are to be kept in mind, जो कि normally जब हम क्लेम रीडिंग लगा लेते हैं या
हम जब प्रोविजंस कवर अप करते हैं तो वी टेंड टू फॉरगेट, बट वी हैव टू कीप दिस इन माइंड स्पेसिफिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस दीज पॉइंट्स इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में इन पॉइंट्स पर आपको खास ध्यान देना है। जो कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, दोज कंडीशंस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंस्टीट्यूशंस जो कि हमने बात करें सब क्लॉज 4, 5, 6 और 6A में। मतलब कौन से लास्ट वाली जो बात अभी हमने करी थी जिसमें हमको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की परमिशन चाहिए थी। रिमेंबर 4 केसेस थे, कोई भी अदर फंड और इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, या फिर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि शुरू के 2 में नहीं आ रहा है, या सिमिलरली ऐसा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल है जो कि शुरू के 2 में नहीं आ रहा है। ये 4 हमने लास्ट में बात करी। इन चारों को अगर चाहिए तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी एक स्पेसिफाइड ड्यू डेट है कि कब परमिशन ले सकते हो, मतलब कितने समय के अंदर आपको परमिशन लेनी है। तो अब से जब भी आपको अगर उस केस में एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है एंड प्लस उसमें आपका परमिशन एक्सेप्ट कब होगा, रिजेक्ट कब होगा, वो भी एक स्पेसिफिक ड्यू डेट उन्होंने प्रिस्क्राइब करी है। तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से परमिशन लेने के बारे में जो सेक्शन है कि आपको परमिशन कब तक लेनी है, या जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, वो पर्टिकुलर प्रोविजन हैज बीन specified in respect of applications made on or after 1st of June 2006। और सिमिलरली जो टाइम लिमिट है कि कब तक एक्सेप्शन, मतलब कब तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। सो व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जेम्पशन इज मेड ऑन और आफ्टर 13th of July 2006, तो उसके बाद की एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिकली पीरियड बोला गया है कि कब तक आपको, मतलब 12 महीने के अंदर जो हमने अभी बात करी थी कि द पर्टिकुलर CIT एग्जेम्पशन हैज टू आइदर अप्रूव और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारे से रिलेटेड अगर एग्जेम्पशंस, हमारे से रिलेटेड अगर असेसमेंट ईयर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो ये दोनों ही चीजें हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहेंगी। अब बात करनी है एडिशनल कंडीशंस की जो इन लोगों को फुलफिल करनी है। सो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से परमिशन लेने के बावजूद आपको अगर एग्जेम्पशन लेनी है, वो तो सिर्फ किस चीज की परमिशन है कि हाँ आप एलिजिबल हो, एग्जेम्पशन आपको मिल सकती है, ठीक है। अब उसके बाद भी आपको कुछ और कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी तो ही आपको एग्जेम्पशन एक्चुअली अवेल कर सकते हो। सो द फर्स्ट इज दैट द अमाउंट व्हिच यू हैव रिसीव्ड, द इनकम व्हिच यू हैव रिसीव्ड। तो क्योंकि आप चैरिटेबल और रिलीजियस और इन सब कामों के लिए आपने अपना बिजनेस नहीं इंस्टीट्यूशन शुरू किया है, तो यू हैव टू अप्लाई और अक्यूमुलेट। मतलब या तो आप अप्लाई कर दो इसी साल, मतलब यूज कर लो। अगर आप अक्यूमुलेट कर रहे हो, मतलब इकट्ठा कर रहे हो, तो अप्लाई और अक्यूमुलेट इट्स इनकम फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स। जो चैरिटेबल आपका ऑब्जेक्ट है, जो रिलीजियस आपका ऑब्जेक्ट है, उसके लिए ही आपको उस अमाउंट को यूज करना है। If the amount which you are accumulating exceeds 15% of income, if the amount accumulated is 15% से ज्यादा accumulate करा है आपने, then it can be done in maximum 5 years। कोई भी अमाउंट अगर आप accumulate कर रहे हो तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो it should be invested in the modes which are specified under 11.5। ये modes कौन से हैं ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 11.5 के बारे में बात करेंगे। बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट then you can invest only in some specified modes। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी पैसा लगा दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए मिला हुआ पैसा है, एक पब्लिक सोसाइटी के लिए मिला हुआ पैसा है। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी फंड्स और इन एनी सोर्सेज यू विश। सो 11.5 में मोड्स बताए गए हैं, वहीं पर आपको इन्वेस्ट करने हैं। However, this particular point will not be applicable in some certain specific cases। So this condition would not apply to the following funds। कब अप्लाई नहीं होगा। So any assets held by the fund, trust or institution or any university or any other education institution या medical institution जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, where such asset forms part of the corpus और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन एज ऑन 1st of June 1973, अगर कॉर्पस का फंड का पार्ट है तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ any asset being equity shares of a public company held by any university or other educational institution or medical or hospital institution where assets form part of its corpus as on 1st of June 1998, अगर corpus है तो नहीं अप्लाई होगा। any debentures issued by on or behalf of any company acquired by the fund before 1st of March 1983, तो अगेन ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी।
Any bonus shares allotted to the fund in respect of the shares mentioned above. अभी हमने जिन शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह के बारे में बात करी, तो उन शेयर्स में से किसी शेयर्स में अगर कोई बोनस रिसीव हुआ है, अगेन उसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा. वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड एंड मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, फर्नीचर और अदर आर्टिकल्स as the board may specify for any period during the previous year. So these are some of the points. These points जो कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ये specific cases apply नहीं होंगे, not applicable in some specific cases. नेक्स्ट, यहाँ पर जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम शैल नॉट इंक्लूड अमाउंट विच हैज बीन स्पेसिफिकली रिसीव्ड एज अ कॉर्पस डोनेशन. तो अगर आपको एज अ कॉर्पस फंड कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, कॉर्पस मतलब क्या होता है, the fund that basically forms part of your capital fund. Basically corpus is एक तरीके से किसी भी ट्रस्ट का कैपिटल फंड. तो अगर आपको जो डायरेक्शन है, मतलब जिसने सामने ने पैसा दिया, उसने स्पेसिफिकली ये डायरेक्शन दी थी कि आप इसको आपके फंड के कॉर्पस के लिए यूज करें, तो इफ द फंड वाज रिसीव्ड स्पेसिफिकली विद द डायरेक्शन ऑफ कॉर्पस एज अ डोनेशन टू द कॉर्पस फंड, देन यहाँ पर वो इनकम इधर कहीं पे भी उस इनकम के बारे में बात नहीं की जा रही है. नेक्स्ट, exemption will not be available if the business activity is conducted. कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है अगर आपकी ट्रस्ट की, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स या गेन्स है उसके एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे. हाउएवर एग्जेम्पशन ऑफ सच प्रॉफिट्स कैन बी क्लेम्ड. बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉफिट है आपका, अगर आप साथ में कोई बिजनेस भी कर रहे हो मान लो, तो उसका आप एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते हो, लेकिन क्लेम किया जा सकता है. हाउएवर सच एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड इफ the objects of that particular business or the business which you are conducting is incidental to the main objects. मतलब आपके चैरिटेबल एक्टिविटी के ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं. एंड सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड, एंड सेपरेट बुक्स हैव मेंटेन, आपने सेपरेट बुक्स उसके लिए मेंटेन करके रखी है. ऑडिट कब करवाना पड़ेगा, तो ऑडिट कराने का लिमिट क्या है देखें. सो इफ द इनकम एक्सीड्स योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन, तो ये जो सेक्शन है, अगर इसका एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले आपका जो वो है, आपका जो इनकम है वो आपके बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा. तो किससे करवाना है ऑडिट? योर बुक्स शुड बी ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट. और स्पेसिफाइड डेट क्या बताई गई है, अब से स्पेसिफाइड डेट बताई गई है 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट of filing of your return of income. So these are some additional conditions कि आपको क्या करना है, आपको कितना अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करना है तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी. नेक्स्ट, अगर आप अक्यूमुलेट कर भी रहे हो तो कहाँ अक्यूमुलेट कर सकते हो, कितना परसेंट आप अगर 15% से ज्यादा अक्यूमुलेट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक अक्यूमुलेट किया जा सकता है. बिजनेस रिलेटेड एग्जेम्पशन कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, और लास्टली ऑडिट आपको कब करवाना है, कब नहीं करवाना है. अभी इन्हीं के बारे में, इन्हीं ट्रस्ट के बारे में कुछ और बातें हमें डिस्कस करनी है. सो वी विल डिस्कस दैट. आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज सेक्शन 11 से लेके 13. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांट टू से इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि बहुत सी बातें आपको आगे ऐसी लगेंगी कि ये रिपीट हो रही हैं. मतलब यू विल सी कि अक्यूमुलेशन से रिलेटेड बातें थोड़ी देर पहले हमने यही तो बात हुई थी, बट देयर आर स्लाइट चेंजेस इन सम और द अदर वे. इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आपको सेक्शन सब जगह पर मार्क करवा रही हूँ. तो फर्स्ट व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सेक्शन 11 से 13 वाला एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर रहे हो या 10 के एग्जेम्पशंस कैलकुलेट कर रहे हो. आपको दोनों बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ट्रस्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में. सो बेसिकली ट्रस्ट का या तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट इनकम, या फिर आपको वो एग्जिट टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है जो हम नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं. जो लास्ट अटेम्प्ट्स के हिसाब से एक पैटर्न रहा है उसके हिसाब से बता रही हूँ. बट ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट इज अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट जस्ट ऑलवेज फिक्स कि हाँ यही आएगा, बट हाँ एटलीस्ट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली सो दैट हम अच्छे से एग्जामिनेशन को अपीयर कर सके, है ना. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1023C में क्या बोला था और 11 से 13 में क्या बोला था. इसीलिए मैं आपको साथ के साथ एक एक चीज करवाते जा रही हूँ. पे अटेंशन कि मैं कहाँ पर कौन से सेक्शंस में क्या पॉइंट्स आपको नोट करवा रही हूँ, ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज लास्ट सम मोर स्पेसिफिक कंडीशंस that will be applicable in this case, and with that we will be completing our 1023C and moving on to 11 to 13 exemptions. Now let us discuss some additional conditions. Again इनके ऊपर आपको theory questions भी आ सकते हैं, so also pay attention to the language while you are reading as we are discussing these points. You are also supposed to pay the attention to the language, okay.
So first amount credited to any other fund as corpus, तो suppose कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, उन्होंने खुद के अमाउंट में से, मतलब जो अमाउंट उन्हें मिला था वो उन्होंने एज अ पेमेंट दे दिया किसी और स्कूल को। सपोज एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने अपने अमाउंट में से जो उसको इनकम रिसीव हुई थी उसमें से 10 लाख रुपए किसी और स्कूल को दे दिए बाय वे ऑफ इंटेंशन टू एड एज अ कॉर्पस, और बोल दिया कि ये हमारा एप्लीकेशन है, क्योंकि ये हमने कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जगह पर ही दिया है, कि स्कूल में ही दिया है या हॉस्पिटल में ही दिया है या ट्रस्ट में दिया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ही दिया है, नो। तो अगर एक ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को या एक इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को पैसे दे देता है बाय वे ऑफ डायरेक्शन दैट दिस शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, देन दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर द ट्रस्ट। रीजन सिंपल है, क्यों? क्योंकि मैंने मेरे पास से ये बाहर कर दिया, मतलब मेरे पास से मैंने एप्लीकेशन दिखा दिया, अगर अलाउ हो जाएगा तो आई रिड्यूस्ड माय इनकम, एप्लीकेशन हो गया तो मेरी इनकम कम हो गई, क्योंकि मैंने ऐसा शो कर दिया कि एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एग्जेम्पशन कब मिलेगी? जब आप इसको अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर देते हो। तो आपने एप्लीकेशन में शो कर दिया कि हाँ मैंने यूज कर लिया, सामने वाले की कॉर्पस में चला गया, कॉर्पस में चला गया तो ऑटोमेटिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कॉर्पस में है अगर तो वो इनकम में इंक्लूड नहीं होता है ना, कॉर्पस की अमाउंट जो है वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। सो क्या हुआ, इधर से भी बाहर हो गया, इधर से भी बाहर हो गया, और इस इनकम के ऊपर किसी ने भी टैक्स नहीं दिया, प्लस वो पैसा एक्चुअली कहाँ पे यूज हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं है, एक्चुअली एप्लीकेशन उसका हुआ कि नहीं हुआ, देयर इज नो गारंटी। सो सिंपल सी बात है, अगर आपको यूज करना है ना, आप आपके बिजनेस में, आपके ट्रस्ट के लिए यूज करो, आपकी ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए यूज करो। अगर आप मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो तो इक्विपमेंट्स खरीदो, ये करो वो सब चलेगा, बट अगर आप किसी और मेडिकल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो कि वो यूज कर लेगा तो नहीं, वो नहीं चलेगा, आपको यूज आप ही के इंस्टीट्यूशन के लिए करना है। सिमिलरली इसी से मिलता जुलता अगला एक और पॉइंट है, दैट पेमेंट और क्रेडिट टू फंड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड इनकम नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में अक्यूमुलेशन अलाउड है। तो जैसे आपको 15% से ज्यादा अगर अक्यूमुलेट करना है तो कुछ स्पेसिफिक मोड्स दिए हुए हैं कि जितना आपकी इनकम है उसकी 15% से ज्यादा अगर आप अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मोड्स में ही होगा। तो सपोज आपने अक्यूमुलेट करके रखा था पैसा और अब आपने उस अक्यूमुलेटेड अमाउंट में से, वो अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफकोर्स आपको अपने ट्रस्ट के लिए यूज करना था, है ना। सो वो अक्यूमुलेटेड अमाउंट में से आपने किसी और ट्रस्ट को पेमेंट कर दिया और बोला ये मेरा एप्लीकेशन है, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। सो ये काफी कुछ आपके सेम रिलेटेड पॉइंट से, फर्स्ट वाले में मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि एज इन कॉर्पस, और दूसरे में मैंने बोला है अक्यूमुलेटेड इनकम है अगर तो। नेक्स्ट आते हैं हम, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48(3), 8(3) और AIA विल बी एप्लीकेबल एज इट अप्लाइज टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो तीनों सेक्शंस हमारे PGBP के काफी कॉमन सेक्शन है जो हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज आपका 48(3) दोनों कब एप्लीकेबल होते हैं? सिंगल डे सिंगल पर्सन में अगर आप इन एक्सेस ऑफ 10,000 अगर आप पेमेंट करते हो अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, तो आपको वो एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऑफ फंड किया है, मतलब आपको कोई इनकम रिसीव हुई थी वो आपने अप्लाई करी है और आपने 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया है, सेम सेक्शन जो है वही सेक्शन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो अगर आपने कैश में पेमेंट किया है, इट विल बी कैश इन द सेंस अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, दैट इज अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, ड्राफ्ट, ECS एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। उनके अलावा अगर आपने किसी भी मोड से पेमेंट किया है तो देन इट विल नॉट बी अलाउड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सिमिलरली TDS में डिफॉल्ट किया है अगर, तो TDS में अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो जो डिसअलाउंसेस उन सेक्शंस में एप्लीकेबल होते हैं वो सेम आपके जो डिसअलाउंसेस हैं वो यहीं पर ही आपके यहाँ पर भी आपके एप्लीकेबल रहेंगे। तो आपने सपोज डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करा, टैक्स पर पे नहीं किया, आपके ऊपर TDS की लायबिलिटी आ रही थी, तो आपका वो अमाउंट जो डिसअलाउंस, जितना डिसअलाउंस वहां पर है स्पेसिफिकली उतना ही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 30% विल बी डिसअलाउड एंड इसी के साथ साथ जिस साल आप उसको डिपॉजिट कर दोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो अलाउ हो जाएगा। सो सेम प्रोविजन है काफी हद तक जो हमने PGBP में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अनोनिमस डोनेशंस को इंक्लूड किया जाएगा। अनोनिमस डोनेशंस क्या होते हैं?
हैं तो इनकी टैक्सेबिलिटी का एक स्पेसिफिक पोर्शन है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रस्ट, दैट इज द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच आई विल बी पुटिंग। सो बेसिकली एनोनिमस डोनेशंस क्या होते हैं, जब आपको गुमनाम बेसिकली बोल सकते हो आप, नहीं पता किसने पैसा दे दिया, तो उसकी टैक्सेबिलिटी का एक अलग सिस्टम होता है। सो यस, दिस विल बी इंक्लूडेड इन दिस, इस पर्टिकुलर ट्रस्ट। इन केसेस में भी कोई इनकम भी इंक्लूड होंगे, एनोनिमस डोनेशंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द इनकम। तो क्या क्या बात करें, अभी तक हमने डोनेशंस तो होते ही हैं, इनकम्स में आते ही हैं, कॉर्पस है तो नहीं इंक्लूड होगा, पर एनोनिमस डोनेशन है तो इंक्लूड होगा। नॉट इंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशंस इफ कमर्शियल विजिट्स एक्सीड 20% ऑफ द टोटल विजिट्स। अगर आपकी कमर्शियल विजिट्स 20% से ज्यादा हो जाती हैं आपकी टोटल विजिट्स के, और आप 1023 C4 या 5 की कैटेगरी में आ रहे हो, मतलब कौन से कोई भी ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर कोई फंड इंस्टीट्यूशन हो, आप चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन हो, तो आप क्योंकि चैरिटेबल पर्पस के लिए बने हो, और अगर आपकी कमर्शियल विजिट्स जो है वो आपके रिलीजियस काउंसिल के 20% से ज्यादा, मतलब आपकी टोटल विजिट्स के 20% से ज्यादा आपका कमर्शियल विजिट्स हो रहा है, तो देन यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू दी एक्सटेंशन। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो विड्रॉ हुआ है नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिस साल आपकी लिमिट क्रॉस हो गई उस साल आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हो। सिमिलरली आगे चलते हैं, इस पर्टिकुलर केस में इन ट्रस्ट को सिर्फ एक ही एग्जेम्पशन मिल रहा है, मतलब ये वाला जो एग्जेम्पशन है, इसके अलावा सेक्शन 10 का कोई और एग्जेम्पशन ये लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो कीप दिस इन माइंड। Again, these points are asked in the question both as a part of theory, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस एज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसे पूछा जाता है बहुत बार। आपको कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स दे दी जाती हैं, और हम हमारा जनरल नोशन लगा देते हैं कि ये इनकम तो एग्जेम्प्ट है, तो इसको हम एग्जेम्प्ट करके आ जाते हैं कि यस दिस विल बी एग्जेम्प्ट एज दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, सो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। वहां पर हमें ध्यान रखना है कि इन ट्रस्ट्स को, क्योंकि आप अलग से बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हो, जो नॉर्मल सेक्शन 10 है, जो हर किसी के लिए एग्जेम्प्ट होता है, that exemptions will not be applicable. So no exemption will be allowed under section 10 except for 10(1), that is agricultural income. एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर कोई भी और इनकम 10 सेक्शन की इनकी एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। Getting the point? So keep this in mind. This is a very important point from the examination point of view. Moving on next, depreciation is not allowed. Depreciation नहीं मिलेगा अगर the cost of the asset is claimed as application. सेम बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगेन इसको लॉजिकली समझो। अगर जो कॉस्ट है, मतलब जो असेट है आपने खरीदी थी आपके ट्रस्ट के लिए, आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उसका जो कॉस्ट है, सपोज 10 लाख की असेट खरीदी और वो पूरा का पूरा 10 लाख जिस साल खरीदा था आपने, उस साल आपने एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम शो कर दिया है अपनी बुक्स में, तो क्योंकि आपको पूरी कॉस्ट का डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली ग्रेजुअल allowability of your cost of the asset। तो उस कॉस्ट का अमाउंट आप ऑलरेडी एज एन एप्लीकेशन क्लेम कर चुके हो पहले, तो अब अगर आप उसकी डेप्रिसिएशन को वापस से क्लेम करना चाहते हो, दैट विल बी नॉट अलाउड। लास्टली, विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। अगर आपको कुछ जो अप्रूवल पहले दिया था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि अप्रूवल लेना पड़ता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से, अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को लगता है दैट यू आर नॉट following all the rules regulations, you are not properly working for your objects, तो वो अप्रूवल जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है। अप्रूवल कैन बी विड्रॉन, बट इट कैन बी डन ओनली आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर शो कॉज नोटिस एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक वन वे जजमेंट जैसे नहीं सुनाया जा सकता, आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा दैट व्हाई योर अप्रूवल शैल नॉट बी कैंसल्ड, एंड देन वो विड्रॉल जो है, अगर उन्हें सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो yes, they can withdraw the approval that they had granted. So with this we complete the discussion of the section 1023C. 1023C में कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रस्ट कवर्ड है, किस किस को एग्जेम्पशन मिल रही है, किस किस कंडीशन को फुलफिल करने पर मिल रही है, और क्या क्या एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी है, उसके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी, दैट इज 11 to 13। इनमें से भी आपको बहुत सी जगहों पर इनमें कुछ पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे, बट कीप इन माइंड क्वेश्चन पढ़ते समय आप ऐसे इन जनरल याद नहीं कर लो। बहुत बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि टोटल एक साथ याद कर लेते हैं कि ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती है ट्रस्ट में, तो बहुत बार ये लगता है कि सारी ट्रस्ट में ये कंडीशंस है, वैसा नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। So let's continue the next category of trusts, that is charitable or religious trusts,
जिन्हें एक स्पेसिफिकली सेक्शन 11 से लेके 13 तक अलग अलग कंडीशंस बताई गई है। एक एक करके हम सेक्शंस डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद सेक्शन 11। Section 11 deals with the tax exemption which are allowed to certain specific trusts. Now in 1023C we discussed some category of trusts. कुछ trusts को हमने 1023C में डिस्कस कर लिया, तो अगर वो उन किसी पर्टिकुलर सब क्लॉजेस में कवर हो रही थी तो फिर उनके ऊपर वो सब कंडीशंस एप्लीकेबल थी। अब हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो अगर आप कोई ऐसी ट्रस्ट के बारे में डील कर रहे हो या इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई, सो you can say that these are the general exemption rules that are applicable to trusts. तो अगर आप 1023C में exemption नहीं हो या आपके पास 1023C वाला अप्रूवल नहीं है या आपने नहीं अप्लाई किया है, तो ये एक और जगह है जहाँ पर कोई रिलीजियस या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर अपना बेनिफिट ले सकती है। सो वहाँ पर the most of the clauses were dealing with education और मेडिकल और ये सब, बट हाँ वहाँ पर भी था जनरल में, इन्हें यहाँ पर भी अवेलेबल है। सो फर्स्ट थिंग, the tax exemption, what amount will be tax exempt? So we are discussing the conditions that income derived by such trusts based on the conditions which we are talking will also be exempt subject to section 60 to 63, उसे ध्यान में रखना है। apart from that these incomes, जिसके हम आगे बात करेंगे, और अगर सारी conditions fulfill होती हैं, so these incomes will not be even included in the total income, आपको total income में भी include नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस इन इंडिया। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तो क्या रहेगा? सो फर्स्ट उन्होंने कुछ अलग अलग कैटेगरी दी हुई है कि कब कब इसमें क्या क्या अलग अलग क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं इन केसेस में। सो फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली और चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पसेस। होली आप सिर्फ चैरिटेबल और रिलीजियस के लिए ही यूज कर रहे हो उसको, टू द एक्सटेंट इट इज अप्लाइड इन इंडिया, ठीक है, जितना इंडिया में अप्लाई हुआ है। अगर पार्टली चैरिटेबल और पार्टली रिलीजियस के लिए यूज हो रहा है, पूरा वो प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो रही है, तो भी आपको एग्जेम्पशन उतने का ही मिलेगा जितना वो इंडिया में अप्लाई हुआ है, जितना उस पैसे का जो इनकम आपको रिसीव हुई है उस प्रॉपर्टी से, वो जितनी इंडिया में यूज हुई, जितनी इंडिया में अप्लाई हुई, उतना ही मिलेगा। बट पार्टली वाले केस में ये तभी होगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, बेसिकली बिफोर 1 अप्रैल 1962। तो उससे पहले अगर ये ट्रस्ट क्रिएटेड है जो कि आधी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज की जा रही है, आधी दूसरे पर्पसेस के लिए यूज की जा रही है, और जितना पैसा इंडिया में अप्लाई हुआ है उतने पर एग्जेम्पशन होगी। बट इफ द ट्रस्ट इज क्रिएटेड आफ्टर दैट, देन पार्ट अक्यूमुलेशन इज नॉट, या partly for charitable purposes is not considered. Next, on or after, if the trust is created on or after 1st of April 1952 and for charitable purposes which tends to promote international welfare in which India should be included, ठीक है, India should be interested। तो ऐसा कुछ इंटरनेशनल वेलफेयर बढ़ाने के लिए वो ट्रस्ट बनाई गई है जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है, इंडिया इंटरेस्टेड है। तो अगेन जितना अमाउंट इंडिया में यूज हो रहा है, इंडिया के बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है, दैट अमाउंट विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल। However, here religious trusts are not included. Religious trusts are not included. So क्या बोला हमने? Welfare in India in which India is interested to the extent which such income is applied to such purposes outside India. तो क्या पॉइंट ध्यान से समझना है आपको, कहाँ पर मैं बोल रही हूँ इनसाइड इंडिया, कहाँ पर मैं बोल रही हूँ आउटसाइड इंडिया। सो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1952 अगर कोई ट्रस्ट बनी है जो कि चैरिटेबल पर्पसेस के लिए है, जिसका इंटेंशन है चैरिटेबल पर्पसेस विच टेंड्स टू प्रमोट इंटरनेशनल वेलफेयर and the income is applied for the interests of India but it is applied outside India, बात समझ में आ रही, क्योंकि इंटरनेशनल वेलफेयर बढ़ाना है। So application is outside India where India is interested, then such amount will be exempt। यहाँ religious trusts included नहीं है। Next, बिफोर 1 अप्रैल 1952 अगर कोई ट्रस्ट है जो कि बिफोर 1 अप्रैल 1952 बनाई गई है, it may be for charitable or religious purposes to the extent to which such income is applied for such purposes outside India। Again इन दोनों ही केसेस में हमने क्या बात करी है, that the income should be applied outside India, ठीक है। सो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पर मैंने इनसाइड इंडिया बोला है, कहाँ पर मैंने आउटसाइड इंडिया बोला है। इधर ऊपर इंडिया थी, इन दोनों में आउटसाइड इंडिया है। लास्टली, कोई भी इनकम जो कि पार्ट ऑफ कॉर्पस है, अगर आप कोई कॉर्पस डोनेशन का पार्ट बन रही है, अगेन दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज डिराइव्ड इन इंडिया। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर इंटरनेशनल पर्पसेस।
तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपने होल्ड करके रखी है, आपकी ट्रस्ट ने होल्ड करके रखी है फॉर इंटरनेशनल पर्पसेस, अगेन इन दिस केस द इनकम इज अप्लाइड आउटसाइड इंडिया, तो आपको दो अलग अलग केसेस बता दिए उन्होंने. इफ द इनकम इज अप्लाइड आउटसाइड इंडिया, फर्स्ट the object is to promote international welfare in which India is interested. Such trusts must have been created on or after 1st of April 1952. और अगर कोई और पर्पज है तो फिर 1 अप्रैल 1952 के पहले हुआ तो भी चलेगा. Here also exemption is limited to the extent for which the income is applied outside India. So what I am discussing, यहाँ पर क्या बोला, income from property held for international purposes 1st of April 1952 के बाद का है अगर, तो it should be for promotion of international welfare and in which India is interested. यहाँ पर before 1st of April 1952 any other purpose will be allowed. दोनों ही केसेस में आपको कब क्या मिल रहा है, exemption इसीलिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप पैसा इंडिया के बाहर अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है. So these are some basic points which have to be kept in mind. एग्जाम में आपको अगर कोई भी इनकम आती है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी कि नहीं होगी, एलिजिबल है कि नहीं एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, तो आपको चेक करना है कि किसी कैटेगरी में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द फर्दर कंडीशंस दैट आर एप्लीकेबल फॉर द एग्जेम्पशन. नाउ सो द नेक्स्ट कंडीशंस, द प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट. जिस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर हम एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट. The income should be applied for charitable purposes. The income should be applied for the necessary purposes. ऐसा नहीं चलेगा कि इनकम डिराइव हुई और आपने आपकी मर्जी के किसी भी पर्पसेस के लिए इसको यूज कर लिया. ओनली द नेचर ऑफ इनकम इज नॉट रिलेवेंट कि कहाँ से डिराइव हुई है, कि प्रॉपर्टी अगर ट्रस्ट की है तो बाय डिफॉल्ट वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है. So the only the derivation of income is not important. The application of income is important, which plays important role. So this is to be you have to pay attention in this point as well. Now, what is the meaning of charitable purposes? Again, this forms a very important part for a theory question as well. So, relief for poor, education, yoga, medical relief, environment preservation, monuments preservations, places जो historical monuments वगैरह होते हैं उन्हें preserve करना, and advancement of general public utility. So कुछ तो points उन्होंने define कर दिए कि योगा, medical, relief to poor, education, ये सब हम normally सुनते हैं कि NGO इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनाई जाती है कि आप गरीब बच्चों के लिए या एजुकेशन के लिए या योगा या मेडिकल फैसिलिटीज इन सब के एडवांसमेंट के लिए काम करते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी के एडवांसमेंट के लिए, जनरल पब्लिक यूटिलिटी मतलब इन जनरल आप पब्लिक के लिए कोई काम कर रहे हो तो उसे भी चैरिटेबल पर्पसेस में इंक्लूड किया जाएगा. अब दिक्कत यहाँ पर ये है, द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट्स इज कि यहाँ पर आपको ये नहीं मालूम होता है कि एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्या, बिकॉज देयर इज नॉट डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर प्रोविजन. एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड. सो दे हैव स्पेसिफिकली मेड इट क्लियर कि अगर हम एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर बिजनेस करने लग गए या ट्रेड या कॉमर्स की कोई एक्टिविटी करने लग गए तो क्या, मतलब ट्रस्ट ने नाम में जो अपना वो लिखवाया है, ऑब्जेक्टिव लिखवाया है, वो तो क्या लिखवाया रजिस्ट्रेशन के समय, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. अब इसको कोई डिफाइन तो किया नहीं है कि व्हाट इज एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ ट्रेड और कॉमर्स एंड आई एम अर्निंग प्रॉफिट्स एंड आई एम क्लेमिंग एग्जेम्पशंस. सो दे हैव रिटन स्पेसिफिकली दैट नो ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी, ट्रेड और कॉमर्स में करी हुई एक्टिविटी इंक्लूड नहीं करी जाएगी. However, in certain cases it is allowed. So क्या कहा गया है देखें, can include carrying on activity in the nature of trade or commerce. ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी अगर आपने करी है तो वो अलाउड रहेगी if undertaken in actual course of carrying out such advancement of general public utility. मतलब एक्चुअली आपका जो काम है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का, उसी के अंतर्गत आपने इस ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी को भी किया है, कोई अलग से एक्टिविटी नहीं है. एंड ठीक है, पे अटेंशन, aggregate receipts from such trade or commerce do not exceed 20% of your total receipts. तो आपकी जितनी टोटल रिसिप्ट्स हैं उसमें से 20% के अंदर ही आपको ये रिसिप्ट हुई है. तो अगर ट्रेड और कॉमर्स है और आपके जो टोटल रिसिप्ट्स है उसके 20% के अंदर है, प्लस आपका जो काम है दैट इज इन द कोर्स ऑफ योर एक्चुअल कैरिंग आउट, मतलब जो आपका एक्चुअल काम है उसी से रिलेटेड ये काम है आपका ट्रेड और कॉमर्स वाला भी, तो फिर ये चीज अलाउड रहेगी. अदरवाइज अगर सपोज आपका ये रिसिप्ट जो है ये 25% हो जाता है या 30% हो जाता है ऑफ योर टोटल रिसिप्ट्स, देन यू कैन नॉट क्लेम एग्जेम्पशन. सो
एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी अलाउड रहेगा, provided that it shall not include 20 it shall not exceed 20% of your total receipts. Now let us move to the next point, that is application and accumulation. तो अब हमने बात तो कर ली that it should be applied for charitable purposes. अगला सवाल ये आता है that is it necessary to apply the whole income or there is some deemed accumulation. प्रैक्टिकली भी अगर हम समझें तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं करता है कि अपना जितनी भी इनकम है पूरी की पूरी खर्च कर दे. अगर हम हमारे हिसाब से भी सोचे whenever we earn any kind of income, we do a job, we do a business, we do not spend each and every penny that we have earned, we save, right? So they have asked, the trusts have asked that is it necessary that we need to spend all the income, we need to apply all of our income so that we will be eligible to claim the exemption. सो डिपार्टमेंट ने ये क्लेरिफाई किया है कि हमें अप्लाई कितना करना जरूरी है. सो यू हैव टू अप्लाई एट लीस्ट 85% ऑफ योर इनकम. डीम्ड एक्यूमुलेशन इज 15%. डीम्ड एक्यूमुलेशन क्यों कहा जाता है इसे कि 15% तक मान लिया जाएगा कि आपने अक्यूमुलेट करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे मोटे आगे पीछे खर्चे होने के लिए आपके पास आपकी सेविंग्स होना भी जरूरी है. तो उन्होंने बोला ट्रस्ट को कि जितनी इनकम आपको मिली है इस साल, जितनी आपने डिराइव करी है इन सब सोर्सेज से, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी आपके ट्रस्ट की इनकम है, इंक्लूडिंग वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस. व्हाट इज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस? अगेन दैट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन नंबर 12. बट वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा. वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब इच्छा से दिया हुआ कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन, दान, धर्म बेसिकली, ठीक है. तो जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा. तो आपकी प्रॉपर्टी की इनकम है, जो भी ट्रस्ट की इनकम है, उन सब में से आपका 15% अक्यूमुलेशन अलाउड है. 85% आपको क्या करना है, अप्लाई करना है. 15% डीम्ड अक्यूमुलेशन है. कहाँ अक्यूमुलेट किया है स्पेसिफिकली वो आप अपने हिसाब से अक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो एक उन्होंने छूट दे दी है. कभी कभी ऐसा हो सकता है that you are unable to apply 85% due to reasons which are not in the control of the trust. हमारे हाथ के बाहर, हमारी इच्छा के बाहर कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि we are unable to apply the 85%. So there are again some relaxations which are given. इन पर भी क्वेश्चंस आते हैं, pay attention. Inability to apply 85%. कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती है जब आप 85% अप्लाई नहीं कर पा रहे हो? फर्स्ट, ड्यू टू नॉन रिसिट ऑफ द अमाउंट. इस साल आपको पैसा मिला ही नहीं, मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, ठीक है. सपोज आपको कोई रिसिट ड्यू थी, इस साल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन यू डिड नॉट रिसीव दैट अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर ईयर. इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड दिस अमाउंट इन द पर्टिकुलर ईयर, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अप्लाई इट in that particular case. So what they have said, the period of application will be extended. मतलब आपको अभी तो बेनिफिट तो दे देंगे हम, लेकिन अभी क्योंकि मिला नहीं है, लेकिन आपको कब तक आपके लिए थोड़ा सा एक्सटेंडेड पीरियड दे दिया है that जब मिल जाएगा, so it will be applied, it should be actually applied in the previous year in which it is actually received and previous year following that particular year. तो जिस साल आपको मिलेगा, आपको अभी तो हम भरोसे में दे देंगे चलो एग्जेम्पशन, लेकिन जिस साल आपको पैसा मिलेगा एक्चुअली आपको अप्लाई करना है. तो जिस साल मिलेगा उस साल या उसके अगले साल, 2 सालों के अंदर अंदर आपको इस पैसे को यूटिलाइज कर लेना है. सो इफ इट इज नॉट रिसीव्ड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इट कैन बी applied in the year in which it is actually received and the previous year following that particular year. ठीक है. सिमिलरली किसी और रीजन के कारण अगर ऐसा हुआ है कि आप अनेबल थे, अप्लाई नहीं कर पाए, जैसे कि एकदम ही 28-29 मार्च को पैसा मिला तो आपको 5 लाख रुपए मिल गए एकदम से 28 मार्च को, 29 मार्च को, 31 मार्च को. तो 31 मार्च को कहाँ जाओगे खर्चा करने, कहाँ जाओगे एप्लीकेशन करने? साल खत्म होने को ऑफ कोर्स आपके एक्सपेंसेस मैनेज कर लिए होंगे. सो नाउ व्हाट विल यू डू? सो यू आर अनेबल एंड दिस रीजन वाज अगेन नॉट इन आवर कंट्रोल. सो एनी अदर रीजन, अगर आप इनेबल हो या अनेबल हो, सॉरी, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द अमाउंट, ठीक है, आप खुद की मर्जी से सेव नहीं कर रहे हो, आप तो अप्लाई करना चाह रहे थे बट कुछ और कारण हो गया, सो यू आर अनेबल टू अप्लाई. देन प्रीवियस ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम इज डिराइव्ड, यहाँ पर आपको एक ही साल का बेनिफिट रहेगा. सो दीज आर सम ऑफ द एडिशनल कंडीशंस व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड बाय द ट्रस्ट सो दैट इट कैन क्लेम द exemptions. Now next we will be discussing some more additional conditions, जिसमें से काफी कुछ conditions आपकी 1023 से भी 1023C से भी मिलती जुलती हैं. Now let us continue with the more conditions which are to be followed so that you can claim the required exemptions.
सो कुछ कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। First is amount paid out of the income of any trust to corpus donation, like as a corpus donation to any other trust or any other institution, will not be treated as an application. Again, this is a point which we had already also discussed for the trusts which are registered under 1023C, मतलब जो 1023C की exemption के लिए applicability है जिन trusts के ऊपर, उनके लिए भी ये पॉइंट एप्लीकेबल था। सिमिलरली यहाँ पर भी है कि अगर आप आपकी इनकम में से किसी और ट्रस्ट के कॉर्पस में पैसा डाल देते हो और बोलते हो ये हमारा एप्लीकेशन है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सेक्शन 40A(I)(A), 48(3), 43A शैल बी एप्लीकेबल हियर आल्सो। सेम 1023C में भी हमने ये बात करी कि 40A(I)(A), 43A, 48(3) जो हम PGBP में पढ़ते हैं सेक्शंस, बिजनेस हेड में जो हम सेक्शंस पढ़ते हैं, TDS के केस का डिफॉल्ट में डिसअलाउंस, कैश पेमेंट दैट इज other than prescribed payments में disallowance, and next is deemed income if the liability is paid in modes other than the prescribed electronic modes. So ये तीनों cases यहाँ पर भी applicable रहेंगे। Now this point again keep in mind, एग्जाम में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। Exercising option, now अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले दैट अगर कोई केस होता है, जैसे नॉर्मली हमने बात करी कि 15% इज डीम्ड अक्यूमुलेशन, आप अक्यूमुलेट कर सकते हो 15% का आपका इनकम का, बट 85% आपको अप्लाई करना होता है आपके ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स के लिए ताकि आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकें। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 85% अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें मतलब अप्लाई कर रहे हैं तब तो एग्जेम्पशन मिलेगी, बट देयर वाज अ कंडीशन इफ देयर इज एन इनेबिलिटी टू अप्लाई 85%। आपको याद होगा हमने एक चार्ट बनाया था कि अगर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, इफ देयर इज सम रीजन विच इज आउटसाइड योर कंट्रोल, तो उसमें मैंने 2 केसेस लिखवाए थे आपको। पहला था कि अगर आपको रिसीव ही नहीं हुई है उस साल में या फिर कोई और रीजन जिसके कारण देयर इज एन इनेबिलिटी टू अप्लाई, और दोनों केसेस में आपको एक्सटेंडेड पीरियड मिला था। मतलब नॉर्मली तो इसी साल की इनकम को इसी साल में अप्लाई करना है, बट वहां पर उन्होंने बोला कि जिस साल रिसीव हो उस साल या उसके अगले साल भी कर सकते हो, एंड सिमिलरली एनी अदर केस में भी 1 साल एक्स्ट्रा आपको दिया गया था। सो नाउ बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अक्यूमुलेशन लेना चाहते हो, अगर आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अक्यूमुलेशन क्लेम करना चाहते हो, तो फिर आपको उसके लिए ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम हमारा जो पीरियड है उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, इस साल से आगे बढ़ाना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुआ इस साल पैसा, तो आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। नाउ अगेन कीप दिस इन माइंड, इफ यू आर एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन, तो आपका जो अमाउंट है वो आप अगले साल एक्सरसाइज मतलब अगले साल आप वो कर सकते हो, अगले साल आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एज एन एप्लीकेशन उसको कंसिडर इसी साल में किया जाएगा। जैसे सपोज अगर प्रीवियस ईयर 1920 की कोई इनकम है जो कि आपको नहीं रिसीव हुई है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर 2021 में रिसीव हुई है, ठीक है, तो आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अक्यूमुलेशन मिल सकता था, आपने अप्लाई भी कर दिया, प्रीवियस ईयर 1920 में अप्लाई कर दिया, तो आप एप्लीकेशन उसको क्लेम 1920 में ही कर सकते हो। जिस साल मिली उस साल या उसके अगले साल आपको एक्चुअली उस पैसे को यूज करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर नहीं करते हो तो देन अगेन वो उस चीज को डीम्ड इनकम मान लिया जा सकता है। सो दैट इज point, that is a point which is to be kept in mind कि you have to use it in the extended period, but आप application उसको इसी साल claim कर सकते हैं। Now आगे conditional accumulation, जो हमने अगेन जो बात करी उसी से रिलेटेड बात है कि 15% तो accumulation allowed है ही, लेकिन अगर आप 85% में से भी कुछ accumulate करना चाहते हो, there are many reasons. Suppose I am having an educational institution as a say for example as an NPO, and then I want some funds to be used in the next 2-3 years. I am constructing my own building, और या कुछ भी आप रीजन सोच सकते हो कि अलग अलग ट्रस्ट को ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी करने होते हैं। मतलब जैसे आप सिर्फ इस साल खर्च कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको किसी साल ज्यादा सेविंग की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर आपने 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट कर लिया तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, है ना। आप एग्जेम्पशन से बाहर हो जाते हो कि 85% आपने नहीं एक्यूमुलेट किया, नहीं अप्लाई किया। सो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया है कि अगर आप उस 85% में से कुछ एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो यू हैव an option that it can be accumulated maximum for a period of 5 years in the modes specified by government in section 11(5). तो सेक्शन बता दिया गया है, उसमें मोड्स बताए गए हैं डिपार्टमेंट ने, कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेस, कुछ सिक्योरिटीज वगैरह गवर्नमेंट की जो है
वो बताई गई हैं कि इन सारे मोड्स में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब सपोज अगर मेरी कोई ट्रस्ट है और जो 85% है, 15% की तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम इंडेफिनेटली जितना टाइम तक चाहे हम उसको अक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। लेकिन जो बचा हुआ है अगर वो मुझे इकट्ठा करना है क्योंकि मैं आगे उसको यूज करना चाहती हूँ 85% में से, तो मैक्सिमम आई कैन अक्यूमुलेट इट फॉर 5 years एंड इफ आई वांट टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, इफ आई वांट टू accumulate 85 amount out of the 85% which I should apply as per the regular provisions, then I can do it only in the modes that are specified by the government. मैं नॉर्मली मेरी मर्जी से कहीं पे भी पैसा अक्यूमुलेट करके नहीं रख सकती हूँ। प्लस आई विल हैव टू सबमिट अ स्टेटमेंट जिसमें मैं ये बताऊंगी कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं क्यों अक्यूमुलेट कर रही हूँ, व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम गोइंग टू why I am accumulating this amount and how will I be utilizing it, and I have to utilize it within the period of 5 years. Form 10 is to be submitted plus return is to be filed. ये दोनों चीजें होंगी तो ही मुझे ये बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, या अक्यूमुलेशन का बेनिफिट मैं नहीं क्लेम कर पाऊंगी। फॉर्म 10 की ड्यू डेट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), उसी के पहले आपको फॉर्म 10 भी सबमिट करना है, रिटर्न भी सबमिट करना है। अगेन दिस इज अ गुड पॉइंट जिसके ऊपर थ्योरी आती है, तो लिखते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया था कि थ्योरी के ऊपर भी हम बात करते चलेंगे। सो गो थ्रू द प्रोविजंस प्रॉपर्ली, रीड इट एंड ध्यान रखें कि आप किस तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हैं। सो फर्स्ट यू शुड एक्सप्लेन द प्रोविजन, कौन से प्रोविजन की बात हो रही है, एंड देन कनेक्ट इट टू द पॉइंट व्हिच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है, जो केस आपको दिया हुआ है। सो अगेन इस पर भी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अगर आपने इनमें से कोई भी कंडीशन ब्रेक करी, मतलब सपोज 5 साल के अंदर आपने पैसा निकाल लिया, या जिस पर्पस के लिए रखा था उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, या किसी और मोड में इन्वेस्ट कर दिया, या मतलब 5 साल के पहले निकाल के आपने उसको कहीं और यूज कर लिया, या 5 साल हो गए आपने उसको यूज नहीं किया, any condition which is to be fulfilled but you have not fulfilled, then such income जो आपकी उस समय एप्लीकेशन मान ली गई थी due to this particular provision, that will be treated as your income, so that will be deemed to be your income. Moving on, application accumulated income paid to any other trust, this is again related to this point. यहाँ पर उन्होंने बोला था हम हमारी इनकम में से अगर कुछ और कॉर्पस को उन सामने वाले ट्रस्ट के कॉर्पस को देते हैं तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या बोला है, अगर हमारी अक्यूमुलेटेड इनकम है और हम किसी और ट्रस्ट को पे कर देते हैं तो वो अक्यूमुलेशन हमारे प्रिस्क्राइब्ड यूजेस में नहीं आएगा। मतलब सपोज मैंने कोई पैसा अक्यूमुलेट करके रखा था और मैंने उसमें से क्या करा, कुछ पैसा किसी और ट्रस्ट को दे दिया और मैंने बोल दिया कि हाँ ये जस्टिफाइड है, तो नहीं, ये जस्टिफाइड नहीं है। सो these points are to be kept in mind. Now application to assessing officer to apply income for any other purpose. Now practically होता क्या है, हमने पैसा accumulate करके रख लिया, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ हुआ कि हमने पैसा accumulate करके रखा था कि हम आगे इसको यूज करेंगे, हमारे कुछ प्लान्स भी थे हमारी ट्रस्ट के, बट ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स एंड ड्यू टू सम पॉइंट our trust came to a point that we needed to dissolve it, ठीक है, हमें उसको खत्म कर देना था। Now there was a point, let us take this as an example. Now there was a point in the minds of all the people of the trust that जो पैसा हमने accumulate करके रखा है 11.5 के मोड्स के हिसाब से, अगर वो पैसा हमने यूज नहीं किया या किसी और जगह यूज कर दिया या उसको किसी और ट्रस्ट को दे दिया, जो भी चीज आप करो, तो वो तो हमारे हाथ में डीम्ड इनकम हो जाएगी। अभी हमने बात करी कि इट विल बी डीम्ड टू बी इनकम अगर आपने जिस पर्पस के लिए रखा है उसके लिए यूज नहीं किया, या आपने पर्पस चेंज करा बट आपने बताया नहीं, या एज द केस में भी बेसिकली आपने उसको ट्रस्ट के पर्पस के लिए यूज नहीं किया, ठीक है, तो आपके पैसे को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। तो जो ट्रस्ट है वो ये सोच रही है कि कुछ ऐसा मेरे लिए कोई रास्ता निकल के आ जाए कि अगर हम डिसोल्यूशन वाले स्टेज में आ चुके हैं, अब हमारी ट्रस्ट बंदी हो रही है, तो इस पैसे को मैं यूज तो कर नहीं सकती। मेरे इंटेंशंस तो थे, माय इंटेंशंस वर गुड, बट आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस अमाउंट। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम इस पर्टिकुलर अमाउंट को किसी और जगह पर यूज कर सके? सो एप्लीकेशन कैन बी गिवन टू द असेसिंग ऑफिसर। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दिस इन माइंड। अगेन इसके ऊपर भी थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है आपको, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नाउ व्हाट दे हैव गिवन इज that application can be made to assessing officer for application of income for other purposes. Assessing officer normally cannot allow transfer of such accumulated income to any other trusts or applications. However, in case of a trust which has invested its amount income in any modes specified in 11.5, the assessing officer
can allow application of such income to any trust or institution registered under section 12AA or institution covered under 1023C. However, such application will be allowed only in the year in which such trust is dissolved. है ट्रस्ट डिसोल्यूशन अगेन हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि मर्जर ऑफ ट्रस्ट और डिसोल्यूशन ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, जो मैंने एग्जिट टैक्स की बात करी थी। बट यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि अगर नॉर्मली तो आपने ऐसे अक्यूमुलेशन करके रखा है और आप किसी और ट्रस्ट को दे रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन। बट इफ द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, अगर आपने कोई पैसा 11.5 में रखा था, मतलब मोड स्पेसिफाइड इन 11.5 आपने रखा हुआ है, और अगर वो पैसा अब आप किसी और ट्रस्ट को या किसी 1023C के इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, तो हम उसे आपकी एप्लीकेशन मान लेंगे कब, जब when the trust is dissolved, क्योंकि अब ट्रस्ट जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो आप चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं नो रिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन इफ कॉस्ट इज क्लेम्ड एज एप्लीकेशन। ये अगेन सेम है, अगर कॉस्ट ऑफ असेट जो है उसको एप्लीकेशन मान लिया है तो उसके डेप्रिसिएशन का आपको अलग से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो क्लेम अंडर सेक्शन 10, एंड सेक्शन 10 जो है आपका नॉर्मली जो एग्जेम्प्ट होती है इनकम्स, अगेन ये भी हमने 1023C में भी डिस्कस किया था, उसमें भी एप्लीकेशन, उसमें आपको कोई और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जेम्पशन मिल रहे हैं। तो 10 सेक्शन के जो एग्जेम्पशन है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर 10(1) दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। 1023C क्योंकि आप अगर सपोज किसी कारण से आप दोनों तरफ हो रहे हो तो 1023C का क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट से ही रिलेटेड है, या फिर 1046। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगेन क्योंकि अमेंडमेंट है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि अमेंडमेंट है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सो लेट्स फर्स्ट रीड कि क्या अमेंडमेंट है और फिर इसे समझेंगे। सो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020, नाउ कीप दिस इन माइंड, डेट जहां पर होती है, जो भी अमेंडमेंट साल के बीच में आता है उसमें डेट्स ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, 1 जून 2020 से ये अमेंडमेंट आई है, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। क्या बोला है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020 exclusion is also available to entities claiming exemption under section 1046 which are established or constituted under the central act। तो अगर आप 1046 का ले रहे हो तो भी आपको छूट रहेगी। The registration granted for availing exemption under section 11 would become inoperative from the date on which the trust is approved under section 1023C or it is notified under 1046 or the date on which this provision has come into force, that is with effect from 1 June whichever is later। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप 11 के एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो और 1023C के लिए भी एलिजिबल हो, तो आपका ये जो 11 वाला रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन जो है, ये आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों जगह पे बेनिफिट नहीं क्लेम करो बेसिकली। सो ये आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम, देखो वापस से समझे, सच ट्रस्ट शैल cease to have any effect from the date on which the said registration becomes operative and thereafter it shall not be entitled to exemption। So क्या बोला हमने, then the registration granted would become inoperative from the date on which the trust or institution is approved under section 1023C or notified or with effect from 1 June। तो अगर आपको 1 जून 2020 के बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है तो आपका 11 सेक्शन का जो रजिस्ट्रेशन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो सपोज आपके पास ऑलरेडी सेक्शन 11 का रजिस्ट्रेशन था, एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते थे। सपोज 1 अगस्त 2020 को, ये प्रोविजन कब आया है, जून में, ठीक है। तो 1 अगस्त 2020 को आपको 1046 का रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका 1 अगस्त से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है, व्हिचएवर इज लेटर। और अगर सपोज 1 अगस्त 2019 को आपको मिल चुका था 1023C से फॉर एग्जांपल, 1 अगस्त 2019 को मिल चुका था, प्रोविजन आ गया 1 जून को, व्हिचएवर इज लेटर, 1 जून से आपका 11 वाला जो कंडीशंस है या 11 वाला रजिस्ट्रेशन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। सो बेसिकली 1 जून के बाद से तो आप दोनों जगह पर एप्लीकेबल रहोगे ही नहीं। नाउ इसके आगे अगेन, the trust or institution whose registration has become inoperative may apply to get its registration operative under section 12AA
subject to the condition that on doing so the accrual under 1023C or 1046 to such trust shall cease to have any effect from the date on which the said registration becomes operative, and therefore it will not be entitled to exemption under section 1023C or 1046. आ रही है बात समझ में? So basically आप एक ही जगह जा सकते हो, दोनों जगह जाना नहीं है। अगर आप पहले से 11 में रजिस्टर्ड हो फिर आपको 1023C मिलता है तो क्या बोला उन्होंने कि डेट ऑन विच यू आर रजिस्टर्ड या फिर 1 जून विच एवर इज लेटर, उस दिन से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा 11 सेक्शन का। अगर आप इसको ऑपरेशन में लाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि ये इनऑपरेटिव नहीं, मुझे तो ऑपरेशन में चाहिए, तो आप अप्लाई करो वापस से कि नहीं, वी वांट आवर रजिस्ट्रेशन टू बी ऑपरेटिव, एंड इफ यू अप्लाई फॉर दैट ऑपरेटिव टू बिकम दिस, इन दिस केस यू वांट टू बी ऑपरेटिव, देन योर रजिस्ट्रेशन अंडर 1046 और 1023C एज द केस में भी, जिसमें भी आपको मिला है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों में से आप एक ही कोई जगह पर रह सकते हो। सो दिस इज एन अमेंडमेंट, अगेन इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जैक्टली प्रोविजन की लैंग्वेज पहले बोली और फिर समझाया है, क्योंकि आपको लैंग्वेज के ऊपर भी कमांड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जहां जहां पर मैं बोल रही हूँ कि ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप अच्छे से एक बार रीड कर ही लें। नाउ मूविंग ऑन टू द last part of this particular session. Now, कुछ conditions जब capital gains would be deemed as application, instances where capital gains would be deemed to be as an application of the income. तो अगर आपकी कोई असेट जो कि आप ट्रस्ट के लिए यूज करते हो वो आपने ट्रांसफर करी है, तो क्या उससे अराइज होने वाले कैपिटल गेन्स को भी एग्जेम्प्ट मतलब एज एन एप्लीकेशन माना जाएगा। So the first condition which is to be checked in this case is कि क्या जो particular asset है जो आपने ट्रांसफर करी है वो पूरी चैरिटेबल, it was held wholly for charitable purposes or it was held partly for charitable purposes। अगर वो asset wholly charitable purposes के लिए आपने होल्ड करके रखी थी, तो then again you need to check one more thing that जो consideration आया है, बेचने के बाद जो consideration आया है, क्या वो पूरा का पूरा वापस यूटिलाइज किया गया है ट्रस्ट की एक्टिविटीज में, या फिर सिर्फ पार्ट ही ट्रस्ट की एक्टिविटीज में यूटिलाइज किया गया है। अगर होल कंसिडरेशन, होल नेट कंसिडरेशन is utilized for charitable purposes, या नेट वर्ड ऐड कर लीजिए, होल नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, देन पूरे गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट इन द सेंस एप्लीकेशन मान लिए जाएंगे। अगर सिर्फ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, देन जितना यूटिलाइज किया है माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन। अगर जो एसेट है वो पार्टली चैरिटेबल पर्पसेस के लिए हेल्ड करके रखी थी, तो फिर अगेन क्योंकि वो एसेट ही पार्टली चैरिटेबल पर्पसेस की है, तो देन ओनली अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ द गेन्स विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन। तो फिर यहाँ पर भी डिपेंड करेगा, अगर जितना है वो, अगर वो होल ऑफ द गेन्स, होल ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन इन्वेस्टेड, देन जितना गेन है उसका अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन आप एज एन एप्लीकेशन क्लेम कर सकते हो। सो इन दिस केस ऑल्सो, if whole of the net consideration is utilized, then whole of the appropriate fraction of such capital gain will be deemed to be applied. In any other case, exemption will be limited to so much of the appropriate fraction of the amount utilized exceeds the appropriate fraction of the cost of asset transfer. तो अगर appropriate fraction होगा तो इन सब में भी क्या लगा देंगे आप, वो fraction लगा देंगे, that's it. So अगर आपने सिर्फ partly charitable के लिए रखा है और ये केस है that only part of net consideration is utilized, then appropriate fraction of the amount utilized minus appropriate fraction of the cost of asset. तो जितना part उसका charitable purposes के लिए यूज हो रहा था उस asset का, उतने part का benefit आपको दे दिया जाएगा। So this is the case of application. So with this we completed all the conditions related to applications of इनकम एंड बेसिकली कि आपको कहाँ से इनकम हो सकती है, उसका एप्लीकेशन मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, अक्यूमुलेशन कितना अलाउड है, ये सारी हमने बेसिक कंडीशंस जो हैं ट्रस्ट के लिए वो डिस्कस करी। आपको एक ट्रस्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इनकम्स दी हुई होती हैं ट्रस्ट की और आपको कैलकुलेट करना होता है कि इसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, या अगर टैक्स आएगा तो कितनी इनकम पे टैक्स आएगा। सो उस सबसे रिलेटेड सारी मैक्सिमम पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग दैट इज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो भी आपके वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं वो सारे के सारे इट विल बी डीम्ड टू बी एज इनकम फ्रॉम ट्रस्ट, ट्रस्ट प्रॉपर्टी से इनकम हुई है यही माना जाएगा। हाउएवर कॉर्पस डोनेशंस जो है उन्हें इनकम नहीं माना जाता है। कंडीशंस 12AA सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड होना जरूरी है ट्रस्ट, तो ही आप ये पर्टिकुलर बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हो। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन में से भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते
सकते हो। टोटल इनकम क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको इस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए? तो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देन ऑडिट इज रिक्वायर्ड। 85% एप्लीकेशन होना चाहिए एंड बैलेंस जो भी है वो आपको स्पेसिफाइड मोड्स में ही इन्वेस्ट करना है। सो दीज कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड, तो आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में से भी एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल रहोगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट। नाउ लास्ट कंडीशन फॉर टुडेज पार्ट कि अब कंडीशन हमने ये तो बात कर ली कि हमें एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, लेकिन इस एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कब करना है, व्हाट इज द टाइम लिमिट? सो व्हेन वी नीड टू अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन? फर्स्ट, पहले क्या रूल था, अभी क्या रूल है, दोनों बात करेंगे। अगर एप्लीकेशन 1 जून 2007 के पहले की है तो ये हुआ करता था उस समय पर कि जब ट्रस्ट क्रिएट हुई है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है और उस एप्लीकेशन की एप्लीकेबिलिटी, मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसकी एप्लीकेबिलिटी विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। जिस दिन ट्रस्ट क्रिएट हुई है तब से एप्लीकेबल हो जाएगी आपका रजिस्ट्रेशन। However, अगर ऑन और आफ्टर 1 जून 2007 अप्लाई किया गया है, मतलब अगर हम अभी की बात करें तो अभी अगर हम अप्लाई करते हैं तो अब आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट ऑफ दिस 1 ईयर। आप जब अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपकी एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। सो एप्लीकेबिलिटी विल बी फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड एंड नो अर्लियर। तो आपको प्रोस्पेक्टिवली ही बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि जो आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस साल अप्लाई कर रहे हो उस साल से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। वापस देखो, असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। नाउ अगेन यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, तो हम वो ध्यान रख लें कि अगर कोई पेंडिंग असेसमेंट है जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला है और अगर कोई उस समय पेंडिंग असेसमेंट है तो उस पे असेसिंग ऑफिसर आपको इस रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट दे सकता है। तो सपोज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और आपका कोई असेसमेंट पेंडिंग था और अब आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, तो ऐसे केस में आपको ये जो बेनिफिट्स हैं सेक्शन 11 और 12 के, ये किसी अर्लियर असेसमेंट ईयर के लिए भी दिए जा सकते हैं इफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग फॉर एन अर्लियर ईयर इज पेंडिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला है उस दिन आपकी कोई पुराने साल की असेसमेंट जो है वो पेंडिंग थी अगर, तो आपको असेसमेंट मतलब उसमें भी एग्जेम्पशन दिया जा सकता है, पुराने साल में एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। बट व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट थिंग कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स है, आपकी जो एक्टिविटीज है वो उस साल भी सेम थी, इस साल भी सेम है, मतलब जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है जिन एक्टिविटीज के लिए वही एक्टिविटीज आप पहले भी करते थे। नेक्स्ट, आपका जो भी केस रीअसेसमेंट वगैरह ओपन हुआ है तो उसमें कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन के कारण आपका रीअसेसमेंट ओपन नहीं हुआ है कि ड्यू टू द रीजन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आपका रजिस्ट्रेशन पहले कभी कैंसिल या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो प्रीवियस असेसमेंट ईयर मतलब पुराने असेसमेंट ईयर के लिए भी आपका जो पेंडिंग है, मतलब जिसका असेसमेंट पेंडिंग है, ठीक है, मैं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर असेसमेंट पेंडिंग है तो और ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो असेसिंग ऑफिसर इन सेक्शंस के बेनिफिट आपको वहां पर दे सकता है। सो दीज आर द कंडीशंस व्हिच वी डिस्कस्ड broadly that what are the two types of exemptions 1023C and 1112। 13 से हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ब्रॉडली हमने सारी बातें करी, दोनों केसेस में अलग अलग पढ़ा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सो आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाएं। 1023C के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, 11 to 12 के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कब मिलेगी एप्लीकेबिलिटी, कब नहीं मिलेगी, इन सब के बारे में ध्यान रखना है। ये सारी छोटी छोटी कंडीशंस को मिक्स करके आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाता है, मतलब उसमें आपको कैपिटल गेन के बारे में भी दे सकते हैं, उसी में आपको 15% एक्यूमुलेशन का भी पूछ सकते हैं, उसी में आपको कॉर्पस का भी पॉइंट दे सकते हैं, उसी में वॉलंटरी भी दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखकर फिर आपको कैलकुलेट करना है कि एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। सो गो थ्रू द प्रोविजंस प्रॉपरली, रीड देम, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि आने के चांसेस हैं, तो कोशिश करें थ्योरी भी पढ़ें ताकि आप उस तरीके से लैंग्वेज लिख पाएं। एंड अगर उसमें भी कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो वी कैन डिस्कस। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू ट्रस्ट एंड वी विल डिस्कस द एग्जिट टैक्स प्रोविजंस ऑफ ट्रस्ट्स।